रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन पढ़ रहे थे ईथर, और ईथर के बनाने की विधियां अपने कंप्लीट हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। तो देखिए, भौतिक गुण की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो क्वथनांक से है, जो मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि यदि अपन क्वथनांक की बात करें ईथर के, तो इसकी तुलना होती है एल्कोहल से। तो एल्कोहल की तुलना में जो ईथर का क्वथनांक होता है वो कम होता है। अब उसका रीजन क्या है वो भी मैं लिखवा चुका हूँ कि ईथर में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि होगी तो फिर क्या होगा, एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रीजन है कि यदि अपन समान अनुभार वाले ईथर और एल्कोहल की तुलना करते हैं तो एल्कोहल का क्वथनांक ईथर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। हालांकि मैं ये पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, प्रश्न भी आता है तो वो तुलनात्मक रूप से आएगा और वो एल्कोहल के साथ प्रश्न आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, रासायनिक अभिक्रियाएं ईथर की। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की यदि अपन बात करें तो दो प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की रिएक्शंस हैं। एक तो वे रिएक्शंस जिनमें CO बंध टूटता है, और दूसरी रिएक्शंस है अपने, यदि ये एरोमेटिक ईथर है मतलब एल्किलाइन ईथर है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाएगा। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो हो गई अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसमें आप, वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है। देखिए किस प्रकार से होगी। इसके लिए अपन अलग अलग ईथर लेते हैं। पहले अपन लेंगे सममित ईथर, फिर दूसरा लेंगे अपन असममित ईथर, फिर तीसरा लेंगे अपन एल्किल एरिल ईथर, और उसमें अपन पढ़ेंगे भाई CO बंध का जो बॉन्ड क्लीवेज है वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट कंडीशन अपन डाल देते हैं सममित ईथर के लिए या फॉर सिमेट्रिक ईथर। सममित ईथर के लिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, और ये जो अभिक्रियाएं हैं इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HX के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है इसमें। तो देखो, सममित ईथर के लिए, सममित ईथर मतलब जहां पर R और R डैश दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ROR डैश है तो यहाँ पर भी CH3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 होगा। अब इसकी अपन HX के साथ एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर देखो बंध टूटेगा ये CO। अब ये कौन सा बंध टूटे, क्योंकि दोनों समान है तो दोनों में से कोई भी बंध टूट सकता है, कोई यहाँ पर कंडीशन लागू नहीं होगी। मतलब कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए ये बंध यदि टूटता है, फर्स्ट कंडीशन है तो यहाँ पर बन जाएगा अपने RH और दूसरा बन जाएगा ROH। और यदि ये वाला बॉन्ड टूटता है, दूसरी कंडीशन है, यदि ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए यहाँ से टूटेगा तो H कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर, तो ये बन जाएगा ROH और दूसरा बन जाएगा R' इस प्रकार से। तो उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पर कोई भी बंध टूट सकता है, चाहे ये वाला टूटे चाहे ये वाला बंध टूटे। तो ये तो बात हो गई सममित ईथर की। अब देखो इसमें एक और चीज ध्यान रखना, यदि अपन बात करें HX के साथ अभिक्रियाओं की तो चाहे सममित ईथर हो चाहे असममित ईथर हो या एल्किल ईथर हो, इसमें HX की जो क्रियाशीलता का क्रम है, हेलोरोबिक की क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, फिर उसके बाद में होगा HBr, फिर उसके बाद में होगा HCl, और सबसे कम रिएक्टिव होगा तुलनात्मक रूप से वो होगा HF। यदि हेलो अम्ल की क्रियाशीलता की बात करें इन रिएक्शंस के प्रति तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, HI, क्योंकि बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी, आसानी से बंध टूटेगा। फिर उसके बाद में HBr, फिर HCl और उसके बाद में HF। ये इसकी क्रियाशीलता का क्रम हो गया तीनों रिएक्शंस के लिए, चाहे सममित हो चाहे असममित हो चाहे एल्किल ईथर हो। अब देखो सेकंड टॉपिक ये तो अपना हो गया पूरा। सेकंड टॉपिक लिखिए, असममित ईथर के लिए किस प्रकार से CO बंध टूटेगा। लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट
बी पॉइंट है अपने असममित ईथर के लिए, असममित ईथर के लिए। तो असममित ईथर में देखो क्या होगा, ROR डैश ये है, इसकी अपन हेलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे HX के साथ। अब इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है यहाँ से कौन सा बंध टूटेगा, और इस वाले बंध का जो टूटना है वो डिपेंड करता है इस R और इस वाले R समूह की प्रकृति पर। देखो क्या है इसका ढंग से समझना, यदि ये दोनों R में से कोई एक समूह क्या हो, डिग्री हो, या बेंजीन समूह हो, या अपने एरियल आयोडाइड वाला समूह CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला समूह, ठीक है। तो आयोडीन जो होगी वो यहाँ पर होगी, आयोडीन कहाँ होगी, इस डिग्री पर या बेंजीन पर या एरियल पर, एरियल समूह पर होगी। और यदि यहाँ पर ये समूह तीनों में से कोई कैटेगरी नहीं है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, कम प्रतिस्थापी, जहां पर भीड़ कम होगी ना आयोडीन वहां जुड़ेगी। कम प्रतिस्थापी एल्किल समूह पर आयोडीन का, आयोडीन मतलब हैलोजन का योग होगा, योग होता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आएगा। और यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, हैलोजन कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ा आयोडीन हो, ब्रोमीन भी तो हो सकती है वहां पर। तो इस पे जो X का जो योग है वो डिपेंड करेगा इस R समूह की प्रकृति पर। तो जहां X का योग होगा उस साइड से बंध टूटेगा, ठीक है ना। तो देखो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे ये असममित ईथर है जहां पर R ग्रुप समान नहीं है, एक तरफ अपन ने CH3 ले लिया, एक तरफ अपन ने एथिल ले लिया, एक तरफ प्रोपिल ले लिया, एक तरफ ब्यूटिल ले लिया, एक तरफ मैथिल समूह ही है, तो वो असममित ईथर की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पर जब अपन HX के साथ हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आयोडीन कहाँ, सॉरी हैलोजन कहाँ पर जुड़ेगी वो डिपेंड करता है, मतलब हैलोजन मतलब कौन सा बंध टूटेगा वो डिपेंड करता है इस जो समूह है उन दोनों की प्रकृति पर। यदि ये समूह 3 डिग्री हो, दोनों में से कोई एक, या बेंजीन समूह हो या एलिल समूह हो, तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक स्थिति पर। समझ में आ गया। फिर मान लीजिए यहाँ पर ये ना होकर के 1 डिग्री या 2 डिग्री है, या दोनों ही 1 डिग्री है, या एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री है, दोनों 2 डिग्री है, तो फिर अपन क्या देखेंगे, जहां पर जो एल्किल समूह मतलब ये वाला समूह है, ये वाला समूह जितना कम प्रतिस्थापी होगा हैलोजन का योग उसी कम प्रतिस्थापी एल्किल समूह पर होगा। ये ट्रिक है या एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि इस प्रकार से योग होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना, मतलब इसमें दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे तो वो डिपेंड करता है इन दोनों की प्रकृति पर। तो मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ, ROH मान लीजिए ये वाला बंध टूट रहा है, तो यहाँ पे कुछ बना देंगे R' इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसको समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स का अध्ययन करते हैं। एक बार इसको उतार दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो वो तो आपने उतार लिया होगा। अपन बात करते हैं असममित ईथर वाले केस में उदाहरण की, जहाँ पर HI के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखे हैं, वरना देखो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये असममित ईथर है, तीनों कैटेगरी जो बिलोंग करती है वो एसिमेट्रिक ईथर से बिलोंग कर रही है। अब अपन ने HI के साथ अभिक्रिया करवाई है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब जो ऑक्सीजन ग्रुप के सराउंडिंग जो एल्किल समूह का ग्रुप है वो अपने को समझना है, उसके आधार पर प्रोडक्ट का निर्धारण होगा। तो सबसे पहले ये वाला उदाहरण लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। अब देखो ये ऑक्सीजन, इसके दोनों और कौन कौन से समूह है, ये वाला भी देखो 1 डिग्री है। कैसे पता लगाया अपन ने कि जहां पर जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो वो एक से अटैच है, तो इसकी प्रकृति होगी 1 डिग्री। इधर वाले यदि अपन बात करें तो इसकी प्रकृति भी क्या होगी, 1 डिग्री होगी, तो दोनों ही 1 डिग्री है। अब इसमें अपन आयोडीन कहाँ जोड़ेंगे, अभी अपन ने इससे पहले ट्रिक पढ़ी है, आयोडीन कहाँ जोड़ेंगे, जहां पर कम प्रतिस्थापी एल्किल समूह, जहां पर भीड़ कम होगी, मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां भीड़ कम होगी ना वहां आयोडीन जाएगा ऐसी परिस्थिति में। तो देखो कहां पर भीड़ कम है, इस वाले समूह पर भीड़ कम है, और आयोडीन जिस समूह से जुड़ेगा वो वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, CO बॉन्ड कहाँ से केंद्रित हो रहा है, यहाँ से टूटेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो समझना, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3
CH2O, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये H, तो ये बन जाएगा L2, और साथ वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 CH2I, तो CH3 CH2 होता है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ढंग से समझना है इसको, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखो सबसे पहले वही ऑक्सीजन से जुड़े हुए सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उनकी प्रकृति को अपने को चेक करना है। अब ये यदि ये वाला कार्बन देखें अपन, तो ये कार्बन एक कार्बन से रहेगा, मतलब इसकी प्रकृति होगी 1 डिग्री। अब इस वाले कार्बन की अपन बात करें तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से रहेगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी 3 डिग्री। अपन ने पढ़ा था कि यदि दोनों ओर में से किसी एक ओर या दोनों ओर 3 डिग्री है, बेंजिल है या एरिल है, तो आयोडीन कहाँ पढ़ेंगे अपन बेंजिल समूह पर या 3 डिग्री समूह पर या एरिल समूह पर। तो इसमें है कंडीशन ये वाली स्थिति है, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा इस जगह से टूट जाएगा। आयोडीन कहाँ जुड़ेगी इस वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी इस ऑक्सीजन पर। तो देखो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बन जाएगा एक प्रोडक्ट 1 2 3 OH प्लस 3, इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये अपने हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। देखो तो तीसरे में देखो एक तरफ है अपने एरिल समूह और एक तरफ है अपने बेंजिल समूह। एक तरफ तो है एरिल समूह और एक तरफ है अपने बेंजिल समूह। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसी स्थिति आएगी कि अभी अपन एल्किल एरिल ईथर का इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि जब एल्किल एरिल ईथर वाली कंडीशन है तो ये वाला बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है इसके साथ अनुनाद में इन्वॉल्व है। अनुनाद में इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो बंद आसानी से नहीं टूटेगा। बंद कौन सा टूटेगा जहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, मतलब ये वाला बंद टूटेगा। और आयोडीन कहाँ जुड़ेगी जहाँ पर CH2 मतलब ये बेंजिल स्थिति है वहां पर आयोडीन जुड़ेगी। तो प्रोडक्ट इस हिसाब से बन जाएगा, ये तो है हेलोन, तो इस पर क्या चार्ज आएगा H प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस और ये प्लस। तो माइनस वाला पार्ट मतलब आयोडीन वाला पार्ट इस बेंजिल समूह की स्थिति पर जुड़ेगा और ये प्लस धनात्मक भाग जो है वो इस एरिल ईथर वाले ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा बेंजीन समूह और यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन और दूसरा अपने बन जाएगा फिनोल। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गए असमित ईथर के। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एल्किल एरिल ईथर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो तीसरा टॉपिक है अपने एल्किल एरिल ईथर का। सम्मित ईथर हो गया, असम्मित ईथर हो गया। अब बात करते हैं एल्किल एरिल ईथर की। तो देखो क्या कंडीशन होती है एल्किल एरिल ईथर में, इस प्रकार से संरचना होती है। एक तरफ तो होगा एरिल समूह, एक तरफ होगा एल्किल समूह। तो उसमें जब अपन HI या HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा बंध टूटेगा, तो उसका देखो ढंग से समझना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरोमेटिक वाले है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इस बेंजीन वाले के साथ क्या रहेंगे, अनुनाद में इन्वॉल्व रहेंगे। अभी इससे पहले जो अपन ने प्रश्न सॉल्व किया था उसमें मैंने रीजन भी बताया था कि यहाँ पर जब ये अनुनाद में इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब ये वाला बंध आसानी से नहीं टूटेगा। तो बंध कौन सा टूटेगा, रह गया कौन सा बंध, केवल ये वाला बंध रह गया। तो अब बंध टूटने की प्रायोरिटी कौन सी रहेगी, इसी की रहेगी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कौन सा बंध टूटेगा, जो एल्किल ऑक्सीजन बंध है वो वाला बंध टूटेगा हमेशा। यहाँ पर कोई कंडीशन रिक्वायर नहीं होगी। जैसे आपने सम्मित में पढ़ा कि दोनों में से कोई भी अपन एल्किल ऑक्सीजन बंध तोड़ सकते हैं। असम्मित में पढ़ा तो वहां पर कंडीशन लागू हो गई। और एल्किल एरिल ईथर की यदि बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है कि जो एल्किल ऑक्सीजन बंध है वो ही टूटेगा। कारण क्या है कि एल्किल एरिल ईथर में ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में रहते हैं, और जब अनुनाद में रहेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड द्विबंध के लक्षण आएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। और द्विबंध के लक्षण आएंगे तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तुलना में तोड़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी। मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये बंध आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बंध टूटेगा,
हमेशा और हमेशा एल्किल ऑक्सीजन बंद टूटेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, तो एक तरफ तो देखो फिनॉल बनेगा, ये भी कंफर्म है कि इन अभिक्रियाओं में फिनॉल बनेगा और जो शेष एल्किल समूह है वहां पर क्या हो जाएगी, हैलोजन। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। एक बार इसको उतार लीजिए, तो इसका मैं स्टेटमेंट लिख पाता हूँ कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कौन सा बंद टूटेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो रिएक्शन तो आपने उतार ली होगी, आ रहा है रिएक्शन तो आपने उतार ली होगी। अब देखो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका कि जब एल्किल ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो सदैव RO मतलब एल्किल ऑक्सीजन बंध टूटता है, क्योंकि कारण क्या है कि एरिल ऑक्सीजन ARO मतलब एरोमेटिक वलय ऑक्सीजन बंध में ऑक्सीजन के मतलब इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में रहेंगे। अनुनाद में रहते जिसके कारण एरिल ऑक्सीजन बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण, पार्शियली आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये एरिल ऑक्सीजन बंध जो है उसका टूटना एल्किल ऑक्सीजन बंध की तुलना में क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो फिर बंध कौन सा टूटेगा, केवल एल्किल ऑक्सीजन बंध। ये स्टेटमेंट है जो आप इसको उतार लेना या स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ईथर की अपन बात करते हैं सेकंड टाइप रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में भी। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ पर होगी, जहां पर एरोमेटिक वलय होगी। तो एरोमेटिक वलय वाला ईथर कौन सा है, एल्किल एरिल ईथर। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे एल्किल एरिल ईथर की। ये अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, सबसे पहले तो एल्किल एरिल ईथर ये अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब इसमें देखो चूंकि पहले से ही एक समूह उपस्थित है, तो अब ये वाला समूह जो होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्थिति को निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि अपन इसकी प्रकृति की बात करें तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी प्रकृति होती है +R, और जो +R होता है वो क्या होता है, सक्रियणकारी समूह भी है। ये क्या है, सक्रियणकारी समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति इस बेंजीन वलय की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा देगा, ठीक है ना, बेंजीन की तुलना में। और बात करें अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, तो ये होगा ऑर्थो व पैरा निर्देशी, मतलब आने वाला जो समूह होगा वो इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। अब वो क्यों जुड़ेगा और सक्रियणकारी क्यों होगा, इसके लिए अपन इसकी अनुनादिक संरचना पढ़ेंगे कि अनुनादिक संरचना किस प्रकार से होगी, उससे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन एल्किल एरिल ईथर की अनुनादिक संरचना समझते हैं। तो देखो अनुनादिक संरचना में अपन एल्किल एरिल ईथर का एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है R, ठीक है ना। एग्जाम में यदि यहाँ पर R की जगह CH3 आ गया, मतलब एनिसोल का पूछ लिया, या OC2H5 आ गया फेनिटॉल का पूछ लिया, तो अनुनादिक संरचनाएं दोनों में समान होगी, बस R ग्रुप चेंज करना है, एक में CH3 लिखना है, एक में C2H5। तो देखो बात करते हैं अपन अनुनाद की शर्त है लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड देन रेजोनेंस पॉसिबल, मतलब टेक प्लेस होगा। और ये यहाँ से यहाँ अनुनादिक संरचनाओं को डबल हेडेड एरो के द्वारा अपन दर्शाएंगे और इस प्रकार से संरचना प्राप्त हो जाएगी। ऊपर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब इसने उदासीन इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर क्रम में है, तो ये कहाँ से कहाँ यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ फिर वापस अनुनादिक संरचना बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज ये पहले से उपस्थित था और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से एकांतर क्रम में है, तो फिर यहाँ पर अनुनाद होगा और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर जाएंगे। तो ये मिल जाएगा आपका इस तरीके से नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड R और ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, एकांतर क्रम में है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुनाद होगा और इस प्रकार से ये संरचना बन जाएगी। ये अपने हो गई एल्किल एरिल ईथर की अनुनादिक संरचना, ठीक है ना। अब अपने को क्या समझना है, क्योंकि अपन ने लिखा था वहां पे कि ये ऑर्थो व पैरा निर्देशी है और दूसरा है सक्रियणकारी।
तो देखो दोनों आंसर यही स्पष्ट हो जाएंगे, ढंग से समझना इसको। प्रश्न अपने जो बोर्ड एग्जाम में है वो केवल ये आएगा इसकी अनुबंधित संरचना बनाओ। अपने को कॉन्सेप्ट समझना है रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पर देखो ये लॉन पेयर ये देगा, मतलब बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को यहाँ पर बढ़ा देगा। दूसरी बात ऑर्थो व पैरा निर्देशीय है, तो देखो ये इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति को यदि अपन देखेंगे अनुबंधित संरचनाओं में, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तुलनात्मक रूप से इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा होगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ लेगा, इसकी ऑर्थो या पैरा स्थिति पर। तो अपन क्या कहेंगे, ये ऑर्थो व पैरा निर्देशीय समूह भी हो गया, ठीक है ना। इसको भी बार आप बता देंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला उदाहरण है हैलोजनीकरण का। और यदि अपन कोर्स की बात करें तो अपने जो है वो दे रखा है ब्रोमीनीकरण, मतलब ब्रोमीन हो रही है। किस प्रकार से है, यहाँ पर अपन एनिसोल का उदाहरण ले लेते हैं, OCH3, मतलब R की जगह पर अपन ने ले लिया OCH3 समूह। इसका अपन क्या करवाएंगे, ब्रोमीनीकरण करवाएंगे। अब ये जो ब्रोमीन है वो एथेनोइक अम्ल में घुली हुई है, एथेनोइक अम्ल में घुली हुई ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाएंगे। तो इस अभिक्रिया में देखो ये सक्रियणकारी समूह है, तो यहाँ पर अलग से कोई लुईस अम्ल लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीनीकृत हो जाएगा। और एक बार रहेगी ब्रोमीन अपने ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार रहेगी अपने पैरा पोजीशन पर। बात करें यदि प्रोडक्ट की तुलनात्मक लब्धि की, तो यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, और ये अपने हो गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और मुख्य कौन सा होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल वाला प्रोडक्ट मुख्य रूप से प्राप्त होगा। उतार लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब हैलोजनीकरण है, एथेनिक अम्ल में घुली ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहा है, कोई लुईस अम्ल लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सक्रियणकारी समूह है और आसानी से ये ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन है अपने नाइट्रीकरण, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट देखो नाइट्रीकरण इस प्रकार से होगा। सेकंड टाइप रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो नाइट्रीकरण में अपन ने पढ़ा है नाइट्रिक कारक लेंगे, और देखो क्या है, सेकंड रिएक्शन है नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में अपन लेते हैं HNO3 के साथ H2SO4, पढ़ा हुआ है। अब तो केवल NO2 समूह जोड़ना है, और कौन से ग्रुप पे जोड़ना है ये पता होना चाहिए। OCH3 एनिसोल है, जिसका अपन नाइट्रीकरण करवाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, HNO3 साथ में गिफ्ट में क्या आएगा साथ के साथ H2SO4, क्योंकि तभी ये अभिक्रिया करेगा। एक ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, दूसरा ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक के रूप में NO2+ जो होगा वो इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा प्रोडक्ट बना लेगा। तो बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और दूसरा बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। इसको भी उतार लीजिए देखो। फिर अपन नेक्स्ट जो है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और दूसरा है पैरा नाइट्रो एनिसोल, और इसमें जो मेजर होगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखो थर्ड या लास्ट जो रिएक्शन है इस लेसन की, वो है अपने फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, वो है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए उतार लिया हुआ ये भी फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है। थर्ड टाइप रिएक्शन है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। एक तो है अपने फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, और दूसरी जो रिएक्शन है वो अपने है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिडीकरण। पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में पूरा, क्या होता है क्या नहीं है, फिर भी देखो समझते हैं। एनिसोल का उदाहरण दिया अपन ने, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण में अपन अभिक्रिया करवाएंगे मैथिल हैलाइड की, और यहाँ पर यदि अपन कोर्स की बात करें तो यहाँ पर अपने दे रखा है मैथिल क्लोराइड CH3Cl, और वही निर्जल AlCl की उपस्थिति में फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया ये रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो CH3 समूह कहाँ मिलेगा, एक बार तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार इसकी पैरा पोजीशन पर।
एक तो बन गया पैराटॉलुइन मतलब पैरा मेथॉक्सीटॉलुइन, एक बन गया ऑर्थोमेथॉक्सीटॉलुइन। इसमें से मेजर जो होगा वो ये वाला प्रोडक्ट होगा। उतार लीजिए इसको, देखो पहला जो प्रोडक्ट है उसको तो बोलेंगे 2-मेथॉक्सीटॉलुइन। 1 ये हो गया 2-मेथॉक्सी प्रतिस्थापी हो गया ना इसमें, तो 2-मेथॉक्सीटॉलुइन। और दूसरे की अपन बात करें तो वो हो जाएगा 4-मेथॉक्सीटॉलुइन। अब बात करते हैं, ये तो होगी फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण की, क्योंकि इसमें एल्किल समूह होता है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं एल्किलीकरण। अब बात करते हैं फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण की। तो यहाँ पर देखो वही एनिसोन लेंगे OCH3, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे एसिटिक क्लोराइड से CH3COCl और वही निर्जल AlCl3 रिएजेंट की उपस्थिति में। तो क्या होगा देखो एसिलीकरण नाम से स्पष्ट है, मतलब COCH3 समूह जो है वो जुड़ेगा इस बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर। तो एक बार तो अपन ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ देंगे OCH3 ले लीजिए COCH3 और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो पैरा वाला बना लेंगे OCH3 और COCH3 इस प्रकार से उतार लेंगे देखो इसको। और इनमें से जो मेजर होगा वो ये पैरा वाला होगा। यदि देखो अपन इसके नाम की बात करें तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं एसिटाफिनॉल। मैंने बेंजीन में बता दिया था, फिनॉल का अपन पढ़ रहे थे। तो ये OCH3 प्रतिस्थापी हो गया, ये वाला 1 ये 2, तो नाम हो गया इसका 2-मेथॉक्सी एसिटाफिनॉल। ये लीजिए। और इसके रेस्पेक्ट में अपन बात करें ये 4th पोजीशन पे आ गया और ये हो गया अपने 4-मेथॉक्सी एसिटाफिनॉल। ये प्रोडक्ट हो गया। मेजर कौन सा बनेगा इसमें 4th वाला। तो ये अपने हो गई रासायनिक अभिक्रियाएं ईथर की। इसमें अपन ने 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आप। तो ये अपने लेसन जो है वो पूरा हो गया है। अब इस पर पाठ्य निहित प्रश्न जो दे रखे हैं या कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल वो, और जो अपने पिछली या बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उस लास्ट वाले वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। और ये अपना लेसन पूरा आज हो गया है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।